गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं देश के युवाओं की, क्योंकि सवाल यह है कि क्या देश एक नए छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की क्रांति जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर देखने को मिली है, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है। सीबीएसई पेपर में जिस तरीके की गड़बड़ी सामने आई कॉपी चेक के मामले में, नीट का पेपर लीक हुआ, जो ये तमाम घपले, तमाम परेशानियां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए ये तमाम मामले सामने आए, उसको लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जहां पर सीजेपी के चीफ भी पहुंचे। सीधे अमेरिका से वो लैंड हुए और जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। आवाज बुलंद की जाती है, तमाम छात्र वहां एकत्रित होते हैं, जेनजी वहां एकत्रित होता है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगते हैं। अब इन नारों का मतलब क्या है? इन नारों के मायने क्या है? क्या सिर्फ ये कि ये छात्र अपने लिए न्याय की मांग लड़ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, या फिर देश में एक नया राजनीतिक एजेंडा आगे आने वाले वक्त में उभरने वाला है? इसी को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। 15 दिन पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी और आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, पांच बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है। आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका तो आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला और ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। वो सवाल एक एक कर आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले अमेरिका से रवाना होने से पहले उन्होंने लिखा, मैं भारत रवाना हो रहा हूं अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़कर। ये सवाल जो उन्होंने बात की, इसके क्या मायने हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? ये दूसरा बड़ा सवाल जो इस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है उसके बाद जो नारे लगते हैं। तीसरा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी का आंदोलन भारत में है नए छात्र आंदोलन की शुरुआत जो अभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा और अभी और उभरेगा? चौथा, क्या सरकार युवाओं के गुस्से को समझने में असफल रही है कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की नौबत आ पड़ी? इसके साथ ही पांचवा सवाल, क्या शिक्षा बनती जा रही है मानसिक दबाव और अन्याय का प्रतीक? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं और ये बेहद चिंताजनक सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनका परिचय एक एक कर हम आपसे कराते हैं। इन मेहमानों के साथ आज होगी सीधी बात, जहां पर हम बात करेंगे देश के भविष्य को लेकर, बात करेंगे जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या देश में एक नए छात्र आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, या फिर जो अभी हुआ है, या फिर ये एक नया राजनीतिक एजेंडा है जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करेंगे। आइए एक एक कर मेहमानों से परिचय भी आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ आज है, निरंजन पौदार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आलोक वत्स जी के साथ शुरुआत करते हुए, आलोक वत्स जी, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, हमने प्रदर्शन देखा, क्या सरकार की चूक हुई ये समझने में कि छात्रों का जो गुस्सा है वो कम नहीं है? छात्रों का गुस्सा इतना है, छात्रों का उबाल इतना है कि तमाम जो छात्र हैं, तमाम जेनजी, तमाम युवा जंतर मंतर पहुंचता है, प्रदर्शन करता है और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि वो इस्तीफा दे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए मोनिका जी, संविधान के तहत किसी को भी आजादी है प्रदर्शन करने की,
जंतर मंतर तो खासकर इसी चीज के लिए जाना जाता है। अगर इन्होंने प्रदर्शन किया है तो ये स्वाभाविक है, ये किसी न किसी चीज से चिढ़े हुए हैं या किसी न किसी मसले पर संतुष्ट हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि हम इन चीजों को सही करेंगे। इस्तीफा मांग लेना कोई, मैं नहीं समझता हूं कि इसका सलूशन है। इस चीज को ठीक करें और जितनी जल्दी हो सके ठीक करें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पर अब क्या बहुत ये हो गया। आलोक वत्स जी, आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग लेना आप जरूरी नहीं समझते हैं, पर क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी की भारी चूक नहीं है कि पहले नीट का मामला सामने आता है, और ये पहली बार नहीं था जब नीट कंट्रोवर्सी में आई। नीट का मामला सामने आता है, फिर सीबीएसई का इशू हमारे सामने आता है। तो क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बड़ा फेलियर नहीं कि एज एजुकेशन मिनिस्टर जो अव्यवस्थाओं का अंबार है वो हमारे सामने है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीइंग द हेड ऑफ एजुकेशन उनकी इसमें जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि गलतियां हुई हैं। साथ ही ये भी कहा है कि हम आगे से इस बात को सुदृढ़ करेंगे, निश्चित करेंगे कि ऐसी गलतियां फिर दोबारा ना। गलतियां बहुत हुई हैं, एक के बाद एक लगातार गलतियां होती चली गई हैं। इससे बहुत सी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। बहुत सी छात्रों के साथ बहुत कठिनाई आई, उनके पेरेंट्स को भी बहुत कठिनाई आई, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि रेजिग्नेशन इज नॉट द सोल्यूशन। रिजाइन कर देने से क्या सब चीज ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब वो कड़े मेजर्स लेंगे और ले रहे हैं। लेकिन अपनी कुर्सी पर रहते हुए भी तो उन्होंने जिम्मेदारियां उस तरीके से, शायद जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो रहा, तभी तो छात्रों के बीच में गुस्सा है, ये उबाल है। अब जरा सोचिए कि छात्र भरोसा कर पाएंगे? जिस तरीके से उनका भरोसा टूटा है, जिस तरीके से उनका विश्वास टूटा है, यही एक बड़ी वजह है कि एक सीजेपी उभरती है, और जो सीजेपी जब उभर कर सामने आती है, तमाम जेनजी, तमाम युवा उनके साथ हो जाते हैं। तस्वीर हमारे सामने है किस तरीके से ये भारी संख्या में जो युवा हैं जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी तो उन्होंने ले ली है। उन्होंने कितनी बार कहा है चैनलों पे आके कि हाँ इसमें गलतियां हुई है, और ये भी कहा कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, बड़े कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा भरोसा कीजिए, देखते रहिए वो क्या करते हैं। अगर दोबारा एक चीज रिपीट हो गई तो मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद एक मिनट भी वो अपनी सीट पर रह पाएंगे। बट गिव हिम टाइम, उनको करेक्टिव मेजर्स लेने दीजिए, फिर आगे देखिए क्या होता है। पर लेकिन इन छात्रों के गुस्से को कैसे शांत कराएंगे? आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, पता चला फिर थोड़े दिन बाद प्रदर्शन हो रहा है। छात्र कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी आगे एक्शन भी लेंगे जो चीजें हुई हैं, लेकिन ये छात्रों का भरोसा वापस कैसे जीतेंगे? क्या सरकार अब इस मॉडल पर आ गई है, इस सिस्टम पर आ गई है कि परीक्षा दो, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं, फिर उसके बाद जांच बैठा दो, फिर से री एग्जामिनेशन करा दो? क्योंकि छात्रों में इसी बात को लेकर तो गुस्सा है। नहीं, अब ये सब कहने से नहीं चलेगा। अब इसको ठीक करने पर ही चीजें ठीक मानी जाएंगी। अब कोई आश्वासन और जांच कमेटी सब बैठाने पर कोई नहीं मानेगा। अब चीजों को दुरुस्त करना होगा, फुल प्रूफ बनाना होगा, और एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट कराना होगा। और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो क्या सरकार ने इसके लिए रणनीति अख्तियार कर ली है कि किस तरीके से हम कंडक्ट कराएंगे? क्योंकि बीच में तो ये चर्चा भी थी कि सेना को उतारेंगे आप, तो क्या सेना की निगरानी में अब 21 जून को परीक्षा कराई जाएगी? देखिए, ये तो ऊपर के लोगों को तय करना है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं मोनिका जी कि जो भी करेंगे तो देश हित में होगा, छात्रों के हित में होगा और फुल प्रूफ होगा। ठीक है। अशोक तिवारी जी, आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि जो भी होगा देश हित में होगा, और देश हित के लिए ही तमाम जो कड़े कदम है वो उठाए जाएंगे। चूक हुई है लेकिन उसको सुधारा जा रहा है, व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष बार बार हमलावर है। विपक्ष आखिर क्यों सरकार को आड़े हाथों ले रहा है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक मौके को देखते हुए इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में आप समझते हैं कि सीजेपी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो ही बिल्कुल ठीक है और सीजेपी के साथ विपक्ष है?
देखिए मैम, ये गंभीर विषय है, जी इसको गंभीरता से ही विचार करना था उससे। जी भाई आलोक वत्स जी ने बहुत संयमित और सधे हुए तरीके से अपनी बात रखी है। इससे अधिक वो कुछ कह भी नहीं सकते, इससे अधिक कहना उनके लिए मुनासिब भी नहीं, कहने की स्थिति में भी नहीं। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि गलतियां हुई। सच्चाई मैम यह है कि आज पूरा देश इस सिनेरियो को देख रहा है, और जहां युवा का संबंध हो, युवा हमारे देश का भविष्य, और नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में 2014 से ही युवाओं को लेकर चल रहे हैं। युवाओं की बात बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। स्पष्ट है कि हमारे देश में सबसे अधिक युवा है, यानी युवाओं का देश भारत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर युवाओं की अनदेखी की जाएगी तो वो युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज सवाल इस बात का धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या एक्शन लिए हैं? कोई खास एक्शन नहीं लिए हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है जिसमें नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई की हो, ये दोनों परीक्षाएं बहुत अहम हैं और इनसे युवाओं का भविष्य निर्धारित होता है। सच्चाई ये है मैम कि ऐसे सूरत हालात पैदा कर दिए हैं जिसमें वो विजनरी साबित नहीं हुए हैं, इल विजन साबित हुए हैं, अदूरदर्शी साबित हुए हैं, विजनलेस साबित हुए हैं। ऐसे सूरत हालात में प्रधानमंत्री क्या जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा लें या उन्हें बर्खास्त करें। अब कोई रास्ता बचा नहीं, वो स्वयं से इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। सवाल इस बात का है, जब वो उनका विजन ही नहीं है, वो किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को दंडित नहीं कर पाए हैं अभी तक, किसी पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं वो, और वो ऐसे ही झूठा वादा कर रहे हैं। लेकिन छात्र अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है मैम। जनजी अब जाग चुका है और ये काकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर बनी हुई पार्टी है। लेकिन एक बात ये भी तो बताइए अशोक तिवारी जी, इसको क्या हम इस तरीके से देखते हैं कि एक नए छात्र आंदोलन की शुरुआत जो है वो आज जंतर मंतर से हो चुकी है, या फिर इसे सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा भी कहेंगे सीजेपी का? क्योंकि अगर सीजेपी की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी आप देख लें तो 12 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ कुछ हजार लोग ही नजर आए जंतर मंतर पर। अच्छा क्वेश्चन किया है मैम, आपने सही क्वेश्चन किया है। मैंने पहले ही बात पूरी कर दी थी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उभरा हुआ एक गुस्सा है जो कि जन आंदोलन में धीरे धीरे तब्दील होने जा रहा है। अभी शुरुआत है। अभी ये जो आप लोगों को देख रही हैं उनको एक सैंपल मानिए, उनको पूरी भीड़ न मानिए, सैंपल मान के चले मैम। आज गुस्सा पूरे देश में है जो धीरे धीरे एकत्र होकर के जुड़ रहा है। वो भी एक्शन देख रहा है। क्या एक्शन ले रही सरकार? एक्शन सरकार नहीं ले रही है अगर, तो ये भीड़ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और ज्यादा ये दोगुनी चागुनी होती जाएगी। ये तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उनको सोशल मीडिया का, और वो जो कि जमीन पे उतरने जा रहा है। आज पूरे देश में गुस्सा है। आप सोचिए नीट से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितने सीबीएसई से कितने लोग जुड़े हुए हैं। आज करोड़ों में संख्या है ये, और करोड़ों की संख्या चुप नहीं बैठने वाली है। आज परीक्षाएं बहुत ज्यादा लीक हुई हैं देश में। उत्तर प्रदेश में तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं। परीक्षाओं के लीक होने का एक सिलसिला, लेकिन सीजेपी के जो तमाम उच्च हाई लेवल पर बैठे जो ये कह लीजिए कि प्रवक्ता हैं या कोर मेंबर्स हैं, उनका भी तो विपक्ष के साथ होना माना जा रहा है। आप देखिए, एक पर्सन है उसका आम आदमी पार्टी से लिंक है, एक पर्सन है वो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जिनकी अक्सर तमाम वीडियो सरकार के खिलाफ ही होती है, कभी भी सरकार के कोई पक्ष में या किसी चीज़ के लिए नहीं होती है, वो जाने ही इसीलिए जाते हैं। उनका स्क्रिप्ट राइटर है। तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि ये जो सीजेपी है और जिसके कहने पर जंतर मंतर पर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, ये एक राजनीतिक एजेंडे का भी पार्ट है। क्या बात कही मैम आपने। आप सिरे से खुद छानबीन कर लीजिए मैम, कौन कहां से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कितना विपक्ष में है, कितना पक्ष में है, इसका अलग छानबीन कर लीजिए, अलग विषय है। लेकिन जो नेकेड ट्रुथ है, सच्चाई है, छात्रों के जीवन बर्बाद हो रहा है, इससे आप कैसे इनकार कर देंगी? इसे तो भाजपा के प्रवक्ता भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे इनकार कर देंगी सीबीएसई में कमी नहीं हुई है? आप कैसे इनकार कर देंगी नीट बहुत सही तरीके से कराया गया है? छात्रों का जीवन अच्छा चल रहा है मैम। क्या आज रोजगार नहीं मिल रहे हैं? रोजगार गायब हैं पटल से। आज सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं जिससे छात्रों को उनका आरक्षण का हक नहीं मिल पा रहा है। तमाम समस्याएं हैं देश में और उत्तर प्रदेश में। आज 24 में कहते हैं कि आरक्षण के नाम पे हार गए उत्तर प्रदेश,
लेकिन आरक्षण का समस्या तो अभी भी खड़ी हुई है, अभी भी सरकारी नौकरी गायब है, तो कहाँ मिलेगा आरक्षण? आरक्षण की समस्या अभी भी है, आरक्षण की समस्या अभी भी खड़ी हुई है। छात्रों की समस्या अलग से, ये बड़ी समस्या आ गई है। हाँ। नीट की परीक्षा की, सीबीएसई की परीक्षा की, इससे दो चार होना पड़ेगा। साथ में कौन आ रहा है, कौन विपक्षी है, कौन पक्ष का है, कौन कांग्रेस का है, कौन सपा का है, कौन लेफ्टिस्ट है, कौन 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 क्या है, इसका आप बाद में निरूपण कर लीजिएगा। सच्चाई आखिर कोई भी बोल रहा है, सच्चाई ही तो बोल रहा है, सच्चाई को तो रख रहा है, जो सच्चाई है वही तो कही जा रही है, चाहे जो भी कह रहा है। जी, सच्चाई हमारे सामने है, चाहे कोई किसी से भी ताल्लुक क्यों ना रखता हो। अशोक तिवारी जी का कहना है सच्चाई हमारे सामने है कि ये गुस्सा है, ये उबाल है जो जंतर मंतर पर आज देखने को मिला। लेकिन ये कितने दिनों का गुस्सा उबाल है या फिर वाकई में सिर्फ एक सोशल मीडिया लहर है, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं निरंजन पोद्दार जी से। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन होता है, युवा एकत्रित होते हैं, क्या ये आपको लगता है ये विरोध की लहर और आगे तक जाएगी या फिर आज के दिन में एक सोशल मीडिया हेडलाइन बनकर सिर्फ आज के दिन तक ही सिमट कर रह जाएगी कि ये सीजेपी बस कुछ दिनों की सोशल मीडिया की लहर है? देखिए मोनिका जी, मैं दो पहलुओं पे बात करूंगा। पहला पहलू जो अभी आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया, जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय की जो नाकामियां हैं, शिक्षा मंत्रालय की जो अयोग्यता है, शिक्षा मंत्रालय की जो हठधर्मिता है, पहला विषय तो वो होगा। दूसरा विषय जो आपने अभी बोला कि जो कॉकरोच जनता पार्टी, तो मैं पहले शुरू करता हूं कॉकरोच जनता पार्टी से। देखिए ऐसा है मोनिका जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था और भी मैं सभी के बयान देख रहा हूं, जितनी भी राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि अगर सरकार की कोई अकर्मण्यता है या सरकार की कोई समझ लीजिए धूर्तता है या सरकार की कोई नालायकी है, तो उसके बाद में इसके लिए इनको एक कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत पड़ गई। यानी कि आज की तारीख में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, फलाना ढिमकाना, जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टियों से लेकर के जो भारत के अंदर लगभग 2700 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो सारे के सारे नाकारा हो गए कि मैं आज एक नए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस हो रही है जो सरकार की चूल्हे हिलाने की बात कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए ऐसा है कि जो अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, ये एक फिनोमिना है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक माहौल बनाया गया कि भाई इसके इतने 4 करोड़ फॉलोवर हैं, 3 करोड़ फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं। अरे भाई, इंटरनेट के ऊपर तो फॉलोवर भारत से भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर फॉलोवर भारत से बाहर के भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर फॉलोवर जो हैं वो हमारे दुश्मन देशों से भी हो सकते हैं। तो उसको अगर कोई आदमी लोकप्रियता का पैमाना मानता है तो मेरे हिसाब से वो या तो अज्ञानी है या वो स्वयं से धोखा कर रहा है। पिछले हुए कई चुनावों के अंदर मैं आपको कई उदाहरण ऐसे देता हूं जिनके अंदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 4-4 लाख 5-5 लाख फॉलोअर हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, और उनको वोट कितने मिले? 250, 300, 400। चलो एक उदाहरण और देता हूं। एक हमारे यहां किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा से लाकर के यहाँ पे 1.5 लाख किसानों को लेकर के दिल्ली घेर के बैठ गए, और लगभग 1.25 साल तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ किसानों का जितना बड़ा आंदोलन उस समय हुआ। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिसके आप ये समझ लीजिए किंगपिन थे, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जाकर के पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, सॉरी हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, और उनकी जमानत तक नहीं बचा पाते। यानी कि उन्हीं किसानों के बीच में ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई ये जो आपको ये जो फिनोमिना है ये कहीं ना कहीं किसी चीज को बदलाव कर देगा। और एक चीज और मैं बता दूं आंदोलनों की बात करके, देखिए ऐसा है, इस देश ने जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी देखा है, इस देश ने अन्ना हजारे आंदोलन भी देखा, और उन आंदोलनों के बाद में जो उन आंदोलनों से निकले हुआ जो एक रस है, या यूं कहें कि एक अमृत है या विष है, जो भी है, वो भी जनता इस चीज को देख रही है।
उसको कोई, हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसको कोई विष भी मान सकता है और कोई उसको अमृत भी मान सकता है कि भाई अन्ना आंदोलन से राजनीति को बदलने वाले जो लोग आए, जिन्होंने भारत की जनता को एक सपना दिखाया, उसके बाद में क्या रहा, उसकी परिणति क्या रही, आज जनता के मन में उनके प्रति कितना आदर और सम्मान है। इसी तरीके से जो आज की तारीख में जितने दूसरी पंक्ति के नेता, पहली पंक्ति के नेता, उनके अंदर अधिकतर आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, जो बड़ा आंदोलन था जिसने देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत, जिसको हम भारत की दूसरी क्रांति कह सकते हैं, उस क्रांति से निकले हुए लोग, उनकी आज हम स्थिति देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन आज वो पहले जिस तरीके से राज परिवार हुआ करते थे, आज वो राजनीतिक परिवार हो गए। उनके पास अकूत संपत्ति, अकूत व्यवस्थाएं, अकूत बाहुबल, अकूत सब कुछ हो गया। जनता इस चीज को नहीं देख रही। अब आते हैं बात हम उस विषय पे जो ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में, और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और या नरेंद्र मोदी जी को, अगर ये आपका चैनल के माध्यम से कहीं बात जाती हो, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि किसी भी इमारत को गिरने के लिए नीचे से 4 ईंटें उसके अंदर दीमक लगी हुई या बेकार या यूं कहें गली सड़ी हुई ईंटें बहुत काफी है। और मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जैसा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद पे अभी भी रुके हुए कैसे हैं? आप तो कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं उनके ऊपर वाद दायर होना चाहिए, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इस मामले में उनका अंदर तक कोई संलिप्तता तो नहीं है। और आज देखिए ऐसा है मोनिका जी, और मैं एक बात कड़ी कहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नरेंद्र मोदी जी, बेशक उनके भाषण और उनके प्रवचन और उनके वचन कितने ही अच्छे हों, लेकिन उनकी किसी भी चीज को आप देखेंगे, उनके किसी भी मंत्रालय को देखेंगे, तो मैं कई बार कहता हूं कि आप जो आदमी बैलगाड़ी के अंदर एक्सपर्ट है, उसको आप रेलगाड़ी का पोर्टफोलियो दे देते हैं, और जो रेलगाड़ी का जो एक्सपर्ट है, उसको आप बैलगाड़ी का पोर्टफोलियो दे देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बैलगाड़ी का जिसको पोर्टफोलियो दिया, वो बैल को मार देगा पीट करके, वो कहेगा 100 की स्पीड में क्यों नहीं भग रहा है। तो क्या यही स्थिति धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रही है? निरंजन जी, जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, वही स्थिति क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की बात कहें या तमाम, मैं और यहाँ पे 10 नाम ले सकता हूं, उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीत मशीन बनी हुई है, और उनको जिस तरीके से किसी प्रदेश के अंदर सरकार बनानी होती है तो वहां प्रभारी लगाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को उनको फिर संवैधानिक पद पे यानी किसी मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए, उनको अपने पार्टी के संगठन में रखें। और आज अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो मेरे को तो एक आश्चर्य और होता है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की 3 सबसे बड़ी ताकतें थी उनके। अगर राजनीतिक जीवन की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी का 3 बड़ा वर्ग था। एक जो अपर कास्ट जिसको हम बोलते हैं, जो जनरल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, एक वो बड़ा वर्ग। दूसरा बड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में हुआ करता था, वो हुआ करता था युवा, और तीसरा हुआ करता था महिलाएं। अब आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की चूल्हे हिला दी, गोभी खोद दी, देसी भाषा में कहूं तो गोभी खोद दी। पूछिए कैसे? पहले यूजीसी ला करके, जो इनका सबसे बड़ा कट्टर समर्थक वर्ग था, उसके अंदर इन्होंने नाराजगी और अशांति फैला दी। कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक वैमनस्य और सरकार के अंदर समाज के अंदर एक जहर घोलने का सा प्रयास किया। यानी कि 1990 का जो मंडल आयोग का जो एक मामला था, उसी तरीके का एक दोबारा से सामाजिक विद्वेष और सामाजिक संघर्ष की कहीं ना कहीं इसके अंदर बू आ रही थी कि वो करने का एक तरह का षड्यंत्र माना जा सकता है। और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा समर्थक वर्ग कौन था? वो था युवा, वो था जो अभी 18 साल का नया वोटर हुआ है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से लगातार
चाहे आप सीबीएसई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे जेट की बात करें, चाहे जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो जिसको कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा, और उत्तरोत्तर आप ये देखिए उत्तरोत्तर जो चीजें हो रही हैं उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की हठधर्मिता और उसके साथ धर्मेंद्र प्रधान की जो हठधर्मिता है, ये मुझे अभी तक गले नहीं उतर रही कि उनको इतना राजनीतिक नुकसान करने के बाद में भी, इतना भूचाल लाने के बाद में भी उनको कैसे टिकाए हुए, ऐसी क्या उनको मूंछों की लड़ाई है, उनकी कोई व्यवस्था है उनके पास, उनके धर्मेंद्र तो प्रधान जी के निरंजन पास जी, उनके क्या लिए आप कोई मानते हैं ऐसा कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए? जिस तरीके से आपने अपना पूरा वक्तव्य दिया, तो आप मानते हैं कि ये जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ या तो जांच बिठाई जाए या फिर वो इस्तीफा दे, उनको वहां से पद मुक्त किया जाए, जिस तरीके से बैक टू बैक मामले सामने आए हैं? क्योंकि एक तरफ से नीट जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, उसकी एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है, पेपर लीक होता है, तो दूसरी तरफ सीबीएसई, जिसमें आप ये देखें कि किस तरीके से एक सिस्टम को लागू किया जाता है, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम को, और शायद उसे पहले से चेक नहीं किया जाता है, और जिसका नतीजा सारे बच्चे, कितने बच्चे ऐसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, मार्किंग सही नहीं मिलती है, वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। देखिए, कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करेंगे तो आप एक बात बताइए, अभी सरकार का पिछले दिनों क्या बयान आया कि अब हम नीट की, अब हम जब भी कोई परीक्षा करवाएंगे तो हम एयरफोर्स की मदद लेंगे, यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय का काम रक्षा मंत्रालय करेगा। आप इस चीज को समझ के चलिए कि ये क्या सरकार चल रही है, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई। और अगर हम कहेंगे तो कहेंगे आप देशद्रोही हो, आप कोई देश के अंदर एजेंडा चला रहे हो। भाई, जिस सरकार के अंदर विदेश मंत्रालय का काम वाणिज्य मंत्रालय करने लग जाए, जिस काम के अंदर आप ये समझ लीजिए रेल मंत्रालय का काम रेल मंत्रालय, आपकी इसी बात को मैं आलोक वत्स जी के साथ लेना चाहूंगी। निरंजन जी कनेक्टेड रहिएगा, आपकी इसी बात को मैं आलोक वत्स जी के साथ लेना चाहूंगी। आलोक वत्स जी, अभी मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि विचार चल रहा है कि सेना की निगरानी में 21 जून को जो परीक्षा है वो नीट की संपन्न कराई जाएगी। अब एयरफोर्स की बात भी यहाँ पर निरंजन जी कर रहे हैं। तो क्या व्यवस्थाएं इतनी बेकार हो चुकी हैं, इतनी माइनस में आ चुकी हैं कि आपको उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, या फिर आप खुद भी जानते हैं कि भ्रष्ट लोग इतने भरे बैठे हैं सिस्टम के अंदर कि उनसे बचाने के लिए बच्चों के भविष्य को, देश के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को सेना का सहारा लेना पड़ रहा है? ऑडिबल नहीं है आप आलोक वत्स जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए मोनिका जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सारा तंत्र बैठ गया है। व्यापक भ्रष्टाचार है, व्यापक माफियाइज्म है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक एग्जाम का होता तो मैं मान लेता, तो सीरीज ऑफ एग्जाम्स में यही हो रहा है। तो जब भी देश के ऊपर विपत्ति आती है, कोई विभीषिका आती है, तो हम आर्मी का सहारा लेते हैं। ये भी समझिए कि एक विभीषिका ही है जिसमें हमें हार कर एयरफोर्स या आर्मी या नेवी का सहारा लेना पड़ेगा ताकि चीजें सुचारू रूप से चल सके। जब बाढ़ आती है तो आर्मी उतरती है, जब कहीं भूकंप आता है तो आर्मी उतरती है, जब कहीं किसी के कंट्रोल में नहीं होता है तो आर्मी को उतारा जाता है। अब क्या बचा है? इतनी नाकामियों के बाद किस तंत्र पर विश्वास किया जाए? तो हारे को हरिनाम, अंत में हमें इन एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक कहा है निरंजन भाई ने, ये देश की विसंगति है कि हम सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं और हमें इस तरीके के एजेंसियों का सहारा लेकर काम को कराने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और रही बात रिजाइन करने की, तो अब इस युग में अगर आप लाल बहादुर शास्त्री ढूंढेंगी, लाल कृष्ण आडवाणी ढूंढेंगी या शरद यादव ढूंढेंगी, तो आपको स्वयं मुंह की खानी पड़ेगी। नैतिकता के नाम पर इतनी उछल कूद, इतनी आपाधापी के बाद आदमी को स्वयं स्वतः संज्ञान से इस पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनकी हठधर्मिता
समझ में से परे। इसलिए अब देखिए आगे किस तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, उनका क्या परिणाम आता है, क्या चीजें ठीक हो जाती हैं, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर जवाब देने के लिए आलोक वत्स जी, एक सेकंड पहले निरंजन जी का कुछ सवाल है। जी निरंजन जी, ओवर टू यू। हाँ, देखिए मोनिका जी, मैं तो एक बात और कहता हूँ, कोई भी बड़ा पद, कोई भी संवैधानिक पद आदमी केवल दो ही वजह से रखता है। एक या तो मान सम्मान की वजह से और या फिर मलाई चाटने की वजह से। आज धर्मेंद्र प्रधान अगर इस पद के ऊपर बैठे हुए हैं तो मान सम्मान तो उनका जीरो है, चाहे छात्रों में, चाहे छात्रों के अभिभावकों में, चाहे मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों में, समर्थकों में, किसी को में भी मान के चलिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का जो मान सम्मान है वो जीरो है एज ए शिक्षा मंत्री। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी सीट पे चिपके बैठे हैं तो सीधी सी बात है, फिर माल मसाले का मामला है। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। केवल मैं इतना ही कहना चाह रहा था। बिल्कुल आलोक वत्स जी, जिस तरीके से निरंजन जी ने भी बात की उस पर भी मैं आपका टेक चाहूंगी। प्लस सेकंड, भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश में से एक गिना जाता है और यही युवा है जो 2029 में वोटर बनेंगे। लेकिन इनका जो गुस्सा है वो आज सड़कों पर है और सरकार अभी मेजर्स लेने की बात कह रही है। चले कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, गिरफ्तारियां बैक टू बैक हो रही हैं, 21 जून को आप परीक्षा कराएंगे। लेकिन छात्रों का भरोसा तो अभी भी नहीं जीत पा रहे हैं ना। अगर छात्रों का भरोसा जीत लिया गया होता तो आज जंतर मंतर से जो प्रदर्शन की तस्वीर है वो शायद सामने ना आती। ऐसे में इन युवा वोटर्स का जो अब आपको निश्चित तौर पर 2029 के लिए वोट देने के लिए पहुंचेंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे, कैसे आप इनका भरोसा जीतेंगे? देखिए, जब चीजें ठीक हो जाएंगी, एग्जाम सुचारू रूप से चलने लगेंगे, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी, कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी, तो चीजें स्वतः ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या सरकार ये करने में कामयाब हो पाएगी? अगर सरकार ये करने में कामयाब होती तो ये एक के बाद एक गलतियां ना होती। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी इन चीजों को ठीक करने के लिए। अगर नहीं कर पाई तो इसका दंड उसको बहुत भारी पड़ जाएगा। इसका गम तो बहुत भारी पड़ेगा जी। उनको इसको ठीक करना ही होगा, ठीक करना होगा, गम बहुत भारी पड़ जाएगा, एक ऐसा डेंट मिल जाएगा। आलोक वत्स जी, ये रियलिटी है जिस शायद डेंट को एनडीए संभाल भी नहीं पाएगी। लेकिन वक्त रहते जागना होगा और जिस तरीके से एक के बाद एक चूक आ रही है, ये मान लीजिए अगर ये चूक ऐसे ही आती रही तो हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा जिसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। अशोक तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो समस्याएं यहाँ खड़ी हुई हैं एजुकेशन सेक्टर को लेकर, क्योंकि युवा भारी संख्या में वोट देता है, युवा इस देश में सबसे ज्यादा है और ये जो युवा वोटर्स है वो सरकार बनने बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज ये जो स्थिति आकर खड़ी है, 2 साल बाद यही लोग वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। क्या आपको लगता है वाकई में एक बार फिर से बनने बिगड़ने वाली स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी युवाओं के बूते? जी मैम, आपने बहुत अहम और अच्छा सवाल किया है मैम, और इस चैनल पर डिबेट भी बहुत सार्थक तरीके से हो रही है। जी शुक्रिया। भाई निरंजन जी को मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो बातें अभी कही थी लगभग उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। हमें काफी अच्छी लगी बातें उनकी, क्योंकि उन्होंने समय के मुताबिक जो निष्पक्ष बातें हैं वही कही निरंजन जी ने। सच्चाई मैम ये है कि जो है मोदी जी का, मैंने कहा था कि पहले युवाओं की बात करते थे, तमाम ऐसी बातें करते थे जिनसे जनता का दिल जीतते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि वो किन कारणों से इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, ये तो वही जानते हैं। आज युवाओं के दिल पे क्या गुजर रही है, ये हमने विश्वास किया और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आज छल किया जा रहा है हमारे साथ। आज जिस मंत्रालय की बात कर रही हैं आप, और जिस मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं, आज वो विभाग ही जब इस तरह से परेशानियों से गुजर रहा है, वहां पर कोई चीज ठीक नहीं है। ऐसी हालत में भी उनका इस्तीफा न होना, उनको विभाग का सर्वे सर्वा बनाए रखना, कोई भी जांच कैसे हो पाएगी, कोई भी जांच कैसे आगे चल पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो पाएगा जब वही चीज वही व्यक्ति मंत्री रहेगा, अपने पद से हटेगा भी नहीं। संभव कहां से, न्याय कहां से मिल पाएगा, लिपापोती नहीं होगी क्या?
आज यही बात तो कह रहे हैं नरेंद्र पोद्दार जी। आज कमोवेश भाजपा के प्रवक्ता भी स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को, सच्चाई को। सच्चाई मैम यह है कि ये जनता का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, ये सामान्य आक्रोश नहीं है, पढ़े लिखे वर्ग का आक्रोश है, जो कि पढ़ रहा है, जनजी है आज, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। ये सामान्य आक्रोश नहीं है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कांग्रेस जनता पार्टी हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, जाहिर है मैं ये स्वीकार करता हूं कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन जमीन पर जो लोग जुड़ेंगे वही माने जाएंगे, जो जमीन पे उतरेंगे उतनी संख्या ही मानी जाएगी। सच्चाई ये है। लेकिन जमीन पर जो लोग नहीं उतरे हैं उनको भी काउंट करिए, क्योंकि देश भर में ये आक्रोश फैला हुआ है, भले इकट्ठा नहीं हुआ है जंतर मंतर पर, लेकिन ये आक्रोश सामान्य नहीं, गांव गांव तक आक्रोश है। गांव से भी लोग नीट में परीक्षाओं में शामिल होते हैं। आज ये जन आक्रोश छोटा नहीं है, पोद्दार जी भी इस बात को एडमिट करेंगे, छोटा आक्रोश नहीं है, और ये बड़ा आक्रोश है। इस पर ध्यान नहीं देगी अगर भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब जब मतदान होगा तो उसमें मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब तो मिलना ही मिलना है। सच्चाई ये है कि अभी से अगर ठीक करेंगे तो कुछ आक्रोश हल्का हो जाएगा। सच्चाई यही है। लेकिन आक्रोश को हल्का करने की बात नहीं हो रही है, आक्रोश को बढ़ाने की बात हो रही है इस समय, और ज्यादा क्रश करने की बात हो रही है इस समय। अभी यूजीसी की बात करी थी पोद्दार जी ने, बात सही कही थी उन्होंने। इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या सितम नहीं ढाए हैं, बहुत से सितम ढाए हैं ऐसे जहां पर स्पष्ट नीति थी ही नहीं। यूजीसी में ना सवर्णों की बात थी, न दलितों पिछड़ों की बात थी, क्योंकि वो कानून ही ऐसा बना दिया जो कि न इधर का रहा न उधर का रहा, वो कानून जाकर के कोर्ट में फंस गया। सच्चाई ये है, किसी को न्याय नहीं मिला, सबको अन्याय मिला। सच्चाई तो मैम ये है। और हालत यह है कि इससे बद से बदतर स्थिति क्या हो सकती है देश की, जबकि युवा का भविष्य अधर में है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारा एग्जाम आज वायुसेना कराएगी या जो है शिक्षा मंत्रालय कराएगा। सवाल इस बात का है। अभी स्वीकार कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता भी कि जब इस समय ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि हमें सेना के हवाले करना पड़ रहा है, अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो मोदी जी सो रहे हैं क्या बर्खास्त नहीं किया सकता किसी मंत्री को? अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, बर्खास्त कर दीजिए, आप उसको हटा दीजिए। आपके पास क्या टैलेंट की कमी है क्या? भाजपा में लोग नहीं है क्या? भाजपा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, एक भी योग्य व्यक्ति नहीं जो कि शिक्षा मंत्रालय का भार उठा सके। आज या तो आपकी नजर कमजोर है, अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी आप रिटायर हो जाइए, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे हालत में आप राजनीति से अपने को रिटायर कर लीजिए और स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, नए व्यक्ति को आगे आने दीजिए। जी मैम। आलोक वत्स जी, जो बातें अशोक तिवारी जी ने यहाँ पर कही हैं वो लाजमी भी हैं और वो ठीक भी हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, सिस्टम में दीमक लग चुकी है, और ऐसे में जब ये स्थिति आकर खड़ी हुई है तो अपने पद पर सभी लोग कैसे विराजमान आराम से बैठे हैं, जो जांच को हम कैसे निष्पक्ष मान लें, जिनकी निगरानी में बार बार चूक हो रही है, बार बार गलतियां हो रही हैं, उनकी निगरानी में जब जांच होगी तो उसको कैसे जनता निष्पक्ष मान लेगी? आलोक वत्स जी। ये तो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं वो अवश्य सरकार उठाएगी, पर हर चीज बाद में कैसे, आप ये बताइए ना आलोक वत्स जी। एग्जाम हो जाएगा फिर पता चलेगा, पता चलता है पेपर लीक हो गया है, एग्जाम हो जाएगा फिर पता चल जाएगा, पता चलता है कि जो नया सिस्टम ऑनलाइन लागू किया गया है सीबीएसई के लिए वो सिस्टम तो देखिए कितना खटारा है, जांच हो जाएगी पता लग जाएगा, पता चला बाद में ये पता लग रहा है जो जांच हुई है लो उस जांच में भी घपला है, अब फिर से हम जांच बिठा देते हैं। तो हर चीज होने के बाद ही पता लगेगी, तो पहले से क्या कुछ नहीं होगा? देखिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हम किसी को पकड़कर गोली तो नहीं मार सकते। फिर आप अगर यही विपक्ष की सरकार होती, आलोक वत्स जी, अगर यही विपक्ष की सरकार होती तो क्या तब भी यही रिएक्शन होता? अगर विपक्ष की सरकार में विपक्ष के तमाम नुमाइंदे अपनी कुर्सी पर इसी तरीके से विराजमान होते, वही भी सेम बातें यही कह रहे होते, तो क्या यही रिएक्शन होता? हम भी इनके जैसा आंदोलन कर रहे होते, किया है हमने बहुत दिनों तक। तो फिर अब वो चीज क्यों नहीं है? जब आपने किया है तो फिर अब वो चीज क्यों नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आपकी निगरानी में कुछ नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए? ये तो उनका नैतिक बल क्या कह रहा है ये वो समझे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनको अविलंब अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए।
चलिए, ये बात कम से कम भाजपा प्रवक्ता के तौर पर निष्पक्ष सामने आ रही है, तो ये बात तो स्वीकार्य और अच्छी है कि आलोक वत्स जी खुद ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये इस्तीफा कब आएगा और क्या ये सिर्फ आलोक वत्स जी की ही नैतिकता है जो निकलकर सामने आ रही है, बाकी बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से तो सामने नहीं आती है, वो तो सिर्फ हर तरीके से डिफेंड ही करने में लगे रहते हैं। चलिए, अशोक तिवारी जी, अब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जांच के बाद पता चलेगा, तो उसका हमें इंतजार करना होगा। और अब पहले निरंजन पोद्दार जी के पास जाते हुए वो कुछ कहना भी चाहते हैं। निरंजन पोद्दार जी, क्या इसको ही एकमात्र रास्ता माना जाए कि अब जांच बिठाई जाएगी और जांच के बाद ही असल जो तस्वीर है वो सामने आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या इस जांच पर भरोसा किया जा सकेगा? क्या मजाक वाली बात है मोनिका जी? आप मुझे एक बात बताइए, जिस जांच की बात सरकार कर रही है, जिस जांच की बात आलोक जी कर रहे हैं, कौन जांच कर रहा है? किससे जांच करवाएंगे? अरे आप उन्हीं लोगों से जांच करवाएंगे जिन्होंने ये ब्लंडर फैलाया है। वही अधिकारी है ना, वही सरकार है ना, वही मंत्रालय है ना, वही धर्मेंद्र प्रधान जी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दीजिए, तो आप सहसा ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जांच की रिपोर्ट क्या आएगी जी। ये किसी से छुपी हुई है। जब आप दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूध कितना सुरक्षित रहेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए मोनिका जी, मुझे बड़ी विडंबना होती है कि जो नरेंद्र मोदी जी परीक्षा से पहले छात्रों का तनाव कम करने के लिए छात्रों से 1-to-1 करते थे, छात्रों से चर्चा करते थे, आज कहां चला गया वो उनका जो उनकी जो संवेदनशीलता है। मैं तो कह रहा हूं आज भी वो छात्रों से इंटरेक्ट करें, छात्रों से 1-to-1 करें और छात्रों को कहें कि आप तनाव मत लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, पेपर लीक हो जाएगा, हम जांच बिठा देंगे। बोले ना एक बार इस बात को कि पेपर लीक की हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, हमारा शिक्षा मंत्री बहुत काबिल है और जब हो जाएगा तो शिक्षा मंत्री हमारी जांच बिठा देगा उसका। आप मजाक चला रखा है क्या? निरंजन जी, मुझे याद है अमेंडमेंट बिल गिरा था। निरंजन जी, नहीं, आप ही की बात में कह रही हूँ, उसको जरूर अपनी बात में लीजिएगा। मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसको अपनी बात में लीजिएगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं इसी से मुझे याद आया कि मुझे याद है अमेंडमेंट बिल गिरा था जब महिलाओं को लेकर, तो प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। अब जब पेपर लीक हुआ तो अब तो कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई बच्चों के लिए। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, इससे आपकी संवेदनशीलता का भी अंदाजा लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11-12 वर्षों के अंदर अपने लिए मान सम्मान और अपने लिए एक आवरण तैयार किया था, कहीं ना कहीं ये धर्मेंद्र प्रधान जैसी जो ब्लेडें हैं वो उस गुब्बारे के अंदर कहीं ना कहीं ब्लेड मारने का काम कर रही है, उसके अंदर छेद करने का काम कर रही है। लेकिन ये समझ से परे है कि नरेंद्र मोदी जी, जो आप ये मान के चलिए कि 1 मिनट से पहले किसी को उठा करके और कोने में डाल देने वाले व्यक्ति आज धर्मेंद्र प्रधान के लिए इतना सुरक्षा कवच लगाए क्यों बैठे हैं, उनको इतना शील्ड क्यों कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और एक हास्यास्पद बात और बताऊं आपको मोनिका जी, मैं उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी किसी प्रदेश के अंदर बहुमत आने के बाद में 15-15, 20-20 दिन तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात कहीं से लीक नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक नहीं बचा सकती। तो इसका मतलब आप ये सहसा ही समझ रहे होंगे ना कि अपने मतलब की जो चीज है उसके अंदर तो इनके पास सारे उपाय हैं, कोई रक्षा मंत्रालय की जरूरत नहीं है, कोई वायुसेना की जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो ये सारी की सारी चीजें गोपनीय रख सकते हैं। लेकिन जब छात्रों की बात आए, जब इस देश के भविष्य की बात आए, जब इस देश के भविष्य के निर्माण की बात आए, तो उस समय ये बगले झांकना लग जाए। मोनिका जी, कि आप इसको छोटी बात मानते हैं? इस देश का जो एक छात्र तैयार करने में उस देश का भविष्य तैयार होता है। इस देश के अंदर अगर आज मान लीजिए जो पीढ़ी आज आप ये मान के चलिए 10th करके निकल रही है, या जो 12th करके निकल रही है, या जो पीढ़ी आज नीट का परीक्षा दे रही है, या जो आज जेईई की परीक्षा दे रही है, वो पीढ़ी कल जाकर के इस देश का निर्माण करेगी, वो पीढ़ी कल इस देश का स्वास्थ्य देखेगी, वो पीढ़ी कल इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी, वो पीढ़ी इस देश को आगे किस मोड़ पे ले जाए। यानी कि हम हमारे आने वाली 20 साल के भविष्य की चीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार ने इसको इतना सामान्य सी चीज मान ली।
और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है सरकार। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं संवेदनशीलता की, तो देखिए आपको मैं एक ही चीज बात बताता हूं। आप तो राम राज्य की भी बात करते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर ऐसे कुकृत्य अगर निरंतर चलते चले जाएंगे तो वो ऐसा नृप, ऐसा राजा नरक का भागीदार कहलाया जाता है। मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं, जब आपने युवाओं की बात की है, तो ये ज़रा ये सोचिए, आज युवा जिस मुसीबत के साथ गुजर रहे हैं वो आगे क्या कहेंगे कि देखिए हमारे टाइम पर तो पेपर लीक हुआ करते थे, चलो तुम्हारे टाइम पे ठीक से अब परीक्षा हो रही है, या फिर पता चला आगे जाकर और भी ज़्यादा बुरी नौबत आ रही है कि वो कह रहे हैं कि चलो हमारे टाइम पर तो पेपर लीक हो रहे थे, तुम्हारे टाइम पर तो अब देखो ये हो रहा है। आलोक वत्स जी, ऐसी स्थिति देश में आए ना, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद सरकार से की जा रही है कि सरकार जाग जाए, वरना 2029 सामने है। इसके साथ ही सवाल मेरा आपसे ये कि अभिजीत दीपके को, सीजेपी को क्या सरकार गंभीरता से ले रही है, या फिर सरकार यही मान रही है कि ये एक छोटी सी लहर है जो कुछ दिन की है, आएगी और जाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे देशों में युवाओं ने किस क्रांतिकारी कदम उठाकर देश का तख्ता पलट दिया, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी जयप्रकाश के नेतृत्व में युवाओं ने ही देश की दिशा बदली थी। इसलिए हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और जो चूकें हुई हैं उसको भी हम अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं, और वो आगे की उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने के सारे उपाय कर रहे हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम इस पर काबू पाकर ही रहेंगे। क्या आप छात्रों के से संवाद करेंगे? क्या आगे जाकर देखने को मिलेगा कि सरकार छात्रों से संवाद कर रही है, या फिर सिर्फ इसी तरीके से टेलीविजन के माध्यम से एक बयान सामने आ जाया करेगा, आएगा मीडिया के सामने, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी पहले कुछ भी नहीं बोले थे जब नीट का पेपर लीक होता है, और फिर उसके बाद बस कुछ दिनों बाद आकर ये कहते हैं कि 21 जून को हम दोबारा से परीक्षा करा रहे हैं, गलती हुई है? देखिए, समय आने पर हम उनके साथ संवाद भी करेंगे और उनको ये भरोसा भी दिलाएंगे कि जो मेजर्स हमने लिए हैं अब इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अभी संवाद में देरी क्यों हो रही है आलोक वत्स जी? 21 तारीख को चलिए नीट की दोबारा से परीक्षा भी है। हो सकता है मोनिका जी कल परसों में ही कोई शीर्ष नेतृत्व से इन लोगों से मिले, ऐसे भी चर्चाएं चल रही हैं। चलिए उम्मीद देखते हैं कि आगे क्या तस्वीर होगी। अभी सिर्फ चर्चाओं का बाजार देखने को मिल रहा है जो कि गर्म है। अशोक तिवारी जी, अगर ये आंदोलन और विस्तार लेता है, अगर ये आंदोलन अलग अलग राज्यों तक पहुंचता है दिल्ली से, और मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां की राजधानी तक पहुंचता है, तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख, क्या रिएक्शन रहने वाला है? क्योंकि अगले साल यूपी में भी चुनाव है और यूपी में भी परीक्षा, युवा, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब एक अहम मुद्दा है। देखिए मैम, समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी युवाओं की बात करते रहे हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है। युवाओं का साथ खड़ा होना हमारी नैतिक दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी। हम सदैव खड़े हैं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कहूंगा कि उनको जो गुमान या अहंकार जो कुछ भी है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान को है चाहे उनको है, वो अहंकार उनका टूट जाए। किसानों के साथ ऐसे ही आंदोलन हुआ था तो उन्होंने खालिस्तानी बता करके उसको कुचलने का प्रयास किया था। जहां पर किसान डटे रहे, अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और झुक करके तीनों कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही ये उससे भी बड़ा जन आक्रोश है, सामान्य जन आक्रोश नहीं है। ये विस्तार लेगा ही लेगा, जैसे आप कह रही हैं। ये तो आप जान रही हैं, अच्छी एंकर हैं, मीडिया की हैं, आप जान रही हैं सारी बातों को, इसलिए ऐसा कह रही हैं। सच्चाई मैम ये है कि ये दबेगा नहीं, ये इसको अवॉइड करेंगे, सेट असाइड करेंगे, इसको पीछे धकेलेंगे, उतना ही आगे आता जाएगा। ये सामान्य आक्रोश नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ आक्रोश है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ आक्रोश है, जो कि हमारा भविष्य होता है, हमारा जीवन होता है। नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई हो, ये सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है, जिसको लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सीजेपी का। सीजेपी कोई पार्टी नहीं है, कोई बहुत बड़ा
बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ऐसा चीज आपने गढ़ दिया है, ऐसा मुद्दा आपने दे दिया है जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा अगर तो उस पर आगे बढ़ेगा। सच्चाई ये है और सच्चाई यही है। और आगे आने वाला भविष्य में देखिएगा क्या होता है। अहंकार का चलिए, कोई सदैव विनाश पॉलिटिकल होता है। पार्टी नहीं, लेकिन युवाओं के लिए अपना रोष जाहिर करने के लिए एक मंच तो जरूर है सीजेपी। जी जी। और एक बात आखिर में एक बात कह दूं मैम कि हम सनातन संस्कृति से हैं और सनातन संस्कृति को परम पूज्य मानते हैं। बहुत बड़ी संस्कृति सनातन संस्कृति है। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और ये हमें सिखाती है कि अगर अहंकार करोगे तो अहंकार करना भगवान विष्णु जी का आहार है। इसको शायद भूल रहे हैं मोदी जी, इसको न भूलें, यही उनके लिए अच्छा है। निरंजन जी, सिर्फ सीबीएसई और नीट तक ये प्रदर्शन सीमित या फिर आपको लगता है कि अभी ये प्रदर्शन और बढ़ेगा? अफसर, रोजगार, अफसरों की कमी, रोजगार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को भी अपने साथ लेगा और युवा अपने हर मुद्दे को इस मंच के माध्यम से या फिर ये कहिए कि इस बैनर के तले अपने तमाम मुद्दों को आगे आकर रखेगा? पहले भी कहा था, मेरा इस मामले में विचार थोड़ा सा अलग है और मैं ये कहता हूं कि अगर जो आपने प्रश्न किया इसका मेरा जवाब ये है कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। और ये जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही थी, देखिए आपको एक चीज और बताऊं, इसके अंदर मेरे को यही जाकर के विडंबना होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं। इसके अंदर मैं तमाम विपक्षी पार्टियों को शामिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इनके जो वार रूम है वो क्या चीजें सोचता है, कहां से दिमाग लेके आता है, कहां से विचार करता है, इनकी नीतियां कहां से बनती हैं, कौन बनती हैं। आपको एक स्पष्ट बात बताऊं, ये जो सीजेपी या ये जो धरना प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल फेवर में गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था, लोगों के अंदर एक नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं, आप ये मान के चलिए, आपने प्रेशर कुकर तो कभी काम में लिया होगा ना मोनिका जी? जी। तो प्रेशर कुकर के अंदर एक छोटा सा वाल होता है, अगर वो वाल लीक हो जाए तो प्रेशर कुकर फटता नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी है ना, ये वो वाल ही है ये। और आप ये मान के चलिए, इस वाल के द्वारा जो अंदर से जो प्रेशर बन रहा है, जो लोगों के मन में गुस्सा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, सीजेपी के माध्यम से वो गुस्सा निकल जाएगा। और जब वो गुस्सा निकल जाएगा तो वो वोट तक नहीं पहुंचेगा, और वोट तक नहीं पहुंचेगा तो उसका लाभ जो विपक्ष को होना चाहिए था, उसका जो दंड भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दंड मिलने से बच जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि आज जो भी राजनीतिक दल अगर सीजेपी का समर्थन करता है तो वो सबसे पहले अपनी अयोग्यता का परिचय देता है। वो ये कहता है कि हम सरकार की पगथलियां गर्म करने में नाकाम है, हम वो धरने, वो प्रदर्शन, हम वो जन आंदोलन, हम जनता के बीच में उस जो जनता की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे, हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार या ऐसे बहरहाल अब आगे देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है और छात्रों का जो विश्वास है वो सरकार किस तरीके से लेती है, इस पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, राजनीति देखने को मिल रही है, छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन जरूरत ये भी है कि सरकार की तरफ से वो कदम उठाए जाएं जो छात्रों का भरोसा दोबारा से जीत सके और जो सिस्टम जिसमें दीमक लग चुकी है उस सिस्टम को दोबारा से ठीक किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।